I am again starting with P block. Today I will discuss with you trends in chemical properties. Trends in chemical reactivity कह दो, chemical reactivity किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन फैमिली की, ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है बेटा। तो बेटा ऐसा है, ऑक्सीजन इज मोर एक्टिव देन द सल्फर, सल्फर इज मोर एक्टिव देन द सेलेनियम, सेलेनियम इज मोर एक्टिव देन द टेल्यूरियम एंड दिस मोर एक्टिव। ये इसका ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। ठीक है। तो दे फॉर्म हाइड्राइड्स बेटा, दे फॉर्म हाइड्राइड्स। हाइड्राइड से बेटे आपको ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। हाइड्राइड्स हैं कौन से? H2M है। M की जगह आपका ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, टेल्यूरियम हो सकता है और पोलोनियम हो सकता है। भाई H2O हो गया ना है। ऑक्सीजन आगे तो क्या बन गया? H2O। सल्फर आगे तो H2S, सेलेनियम तो H2SE और टेल्यूरियम H2T और पोलोनियम में क्या गया? H2PO। ये हाइड्राइड हो गए। ठीक है। दे फॉर्म द हाइड्राइड्स। जितने भी हाइड्राइड्स हैं, जैसे OHM लिखता हूँ, हैं जितने भी हाइड्राइड हैं इन सब में इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये बेटा हाइब्रिडाइजेशन का पता नहीं आपको कितना पता है, ये 10th का कंसेप्ट है बेटा। हैं हाँ, अगर कहोगे तो मैं हाइब्रिडाइजेशन एक दिन समझा दूंगा, अगर आप लोग मुझे कहोगे। ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। सभी में ऑक्सीजन की, सल्फर हो तभी भी ये sp2। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन इसमें दो लोन पेयर हैं। इसकी वजह से जो लोन पेयर है वो ज्योमेट्री में हिस्सा लेता है और जो एंगल है वो लेस देन है 109.28। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो एंगल 109.28 होता है, लेकिन एंगल लेस इसलिए है कि ये ऊपर लोन पेयर है, ये इसको रिपेल करते हैं और ये हाइड्रोजन नजदीक आ जाते हैं। इसकी वजह से एंगल जो है वो लेस देन है। ठीक है। अब मैं बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूं। बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल। ये बेटा आपका वाटर है, ये आपका SH2 है, ये आगे चल SCH है। ठीक है। ऐसे आगे ऐसे TH2 है, सो ऑन। ठीक है। इसमें जो एंगल है वो 104.5 है बेटा, डिग्री मिनट्स। इसमें जो H2S में एंगल 92.1 है, SCH2 में एंगल 91 है बेटा, 91 है। ठीक है। और H2S H2TE में H2T में एंगल जो है और कम हो गया 90 डिग्री। देख रहे हो एंगल डिक्रीज हो रहा है। ये चीज मैंने आपको समझाने। ये नहीं याद रखना एंगल कितना है, ये रखना कि एंगल इसका बड़ा है या इसका, ये बात याद रखना। देखो ये एंगल बड़ा है और ये छोटा है, ये बात मैंने आपको आगे भी समझाई हुई है। देखो बेटा ये है OH। ठीक है। इसमें ये लोन पेयर है और इसमें भी लोन पेयर है। इन दो को समझा लूंगा, वो आगे आप खुद समझाएंगे। ये है आपका SH। ये SH के मैंने हाइड्रोजन जो है लंबे डाले हैं, ये जानबूझ के डाले, इनकी लेंथ ज्यादा है। और S में भी ये इसके दो लोन पेयर है। होगी बात? इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, दोनों में है। और इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है बेटा। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है। क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है, इसलिए वो लोन पेयर थोड़ा दूर रहता है बेटा, वो इतना पास नहीं खींचता है। ऑक्सीजन ज्यादा नजदीक खींच लेता है, सल्फर का दूर रहता है, सेलेनियम का और दूर रहता है, टेल्यूरियम का और। समझा गई? अब देखो नजदीक जाने की वजह से लोन पेयर एक दूसरे के नजदीक आ गए। नजदीक आने से इनके बीच में क्या होगी? रिपल्शन। और रिपल्शन की वजह से हालांकि लोन पेयर ऊपर से दबा रहे हैं, लेकिन ये रिपल्शन होने की वजह से एंगल इतना हो गया। सल्फर में ये लोन पेयर जो है, ये जो बॉन्डिंग पेयर है, सारी ये बॉन्डिंग पेयर जो है ये इसके नजदीक नहीं, ये थोड़े दूर आ गए।
दूर आने से ये एक दूसरे से दूर चले गए। थोड़ा और दूर लिखता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये दूर चले गए, दूर जाने की वजह से इनमें रिपल्शन कम होगी। जब रिपल्शन कम होगी, ऊपर वाली रिपल्शन तो उतनी ही है ना, है ऊपर दूर आ गए ना, दूर जाने से लो एंगल है तो रिपल्शन कम होगी, ऊपर से रिपल्शन उतनी है, वो उसको नजदीक करेंगे। कब तक? जब तक जे रिपल्शन और जे रिपल्शन बराबर है, तो ये नजदीक आ जाते हैं और एंगल कम हो जाता है। मेरी बात समझेंगे नहीं? है ये लोन पेयर दूर आ गए, दूर आने से इनके बीच में रिपल्शन कम होगी, कम होने की वजह से नजदीक आ गए, और ऊपर वाली रिपल्शन उतनी ही है, वो ज्यादा, वो उतनी फोर्स से करेगा। ये नजदीक आ गए, नजदीक आने से एंगल कम हो गया। ये एक दूसरे को ज्यादा रिपेल कर रहे हैं, एंगल बड़ा हो गया। तो इसकी वजह से एंगल जो है वो लगातार क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नाउ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है ना बेटा, उसमें ऐसा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। और H2S का बॉइलिंग पॉइंट पता है कितना है? 213 है। और H2SC का कितना है पता ही? वो है H2SC का 232। और H2TE का कितना है? 269। देखो जहां से लेकर लगातार बढ़ रहा है, ये 230, 232 एंड 2 बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट लगातार इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग, जहां से जहां इंक्रीज कर रहा है। पता है क्यों? ये केमिस्ट्री का एक बेसिक रूल है, नहीं पता तो आज से याद कर लो। जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसका सल्फर का मॉलिक्यूलर मास H2 है, H2 तो सब में सेम है। सल्फर का एटॉमिक मास कम है, सिलीनियम का उससे ज्यादा है, टेलिनियम का उससे ज्यादा है। इसका मॉलिक्यूलर मास कम बना, इसका उससे ज्यादा बना, इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज। या मेरी बात सुन रहे? मोर इज द मॉलिक्यूलर मास, हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब कहेंगे सर यहां क्यों नहीं हुआ? यहां इसलिए नहीं हुआ कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, याद रहे नहीं? अरे इस हाइड्रोजन इसमें नहीं, इनमें नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 एलिमेंट ही बनाते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, नाइट्रोजन, सॉरी, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। जहां जो H ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, जहां जो H फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, जहां जो H नाइट्रोजन के साथ है, वही H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और वही H पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है और नया बॉन्ड बनता है। जे भी बना लेता है, जे भी बना लेता है। इसकी वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे भी कम होना था, तो पानी पीने को नहीं मिलना था। क्या नेचर है देखो, 213 से ये जैसे इधर बढ़ रहा है, इधर कम हो रहा है, इससे कम होता तो आज वाटर गैस होती है। लेकिन अगर वाटर आज लिक्विड है तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी। एसिडिक नेचर, वाटर एसिडिक नहीं है, वाटर लेस एसिडिक है देन द H2S। H2S लेस एसिडिक है देन द H2SC, लेस एसिडिक है देन द H2T। आप कहेंगे सर क्या? पोलोनियम की बात जरा कम करते हैं, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है इसलिए उसके ज्यादा कंपाउंड की स्टडी नहीं होती। समझाइए मेरी बात? ये एसिडिक का आपको मालूम है, ये और H का बॉन्ड है, और लास्ट में लिखता हूं इसका, ये TEH का बहुत लंबा बॉन्ड है। आपको मालूम है ये बॉन्ड लेंथ छोटी है, बॉन्ड लेंथ छोटे होने से बॉन्ड स्ट्रांग होता है। बॉन्ड स्ट्रांग होता तो H को आप निकाल नहीं सकते जहां से। H किसी को दोगे तो तभी ये एसिडिक होगा ना, लेकिन ये लेंथ ज्यादा होने की वजह से ये H आसानी से निकल सकता है, सो इट कैन बिकम मोर एसिडिक। तो वाटर एसिड न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है बेसिकली, तो ये एसिडिक। इसकी आगे बात एसिडिक स्ट्रेंथ। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है
कि अगर हम इसको हीट करें तो ये कितना स्टेबल हो सकता है, वाटर सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि O और H का बॉन्ड जो है सबसे छोटा है। इसको ब्रेक करना, जितना बॉन्ड छोटा हो उतना उसकी लेंथ कम हो, उतना बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो ये स्ट्रांग बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए स्टेबल है। लेकिन अगर आप लास्ट वाले की बात करेंगे टेलीनियम की, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, ये थर्मली लेस स्टेबल है। मेरी बात समझे? तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, वाटर is more thermal stable than the H2S, more stable than the H2SC, more stable than the H2TE. This is thermal stability. मेरी बात समझे? This is the order of thermal stability. Next बेटा, reducing character. अरे reducing character किसको कहते हैं? किसी को हाइड्रोजन दे दें तो उसकी रिडक्शन हो जाती है, ठीक है, और जो हाइड्रोजन दे उसको बोलते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वाटर लेस रिड्यूसिंग एजेंट है देन द H2S, लेस देन द H2SC, लेस देन द H2TE, लेस देन द H2PO। क्यों? आपको मालूम है, अभी बता दिया कि O और H का बॉन्ड बहुत छोटा है, H को निकालना बहुत मुश्किल है, निकालोगे तो किसी को मिलेगा ना। लेकिन ये H2 लास्ट वाला जो है, ये H2S को ही कंपेयर कर सकते हो, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ये आसानी से टूट जाता है, आसानी से किसी को दे सकता है। सो इट इज अ मोर रिड्यूसिंग एजेंट दैट दिस। ये सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये उससे कम है, इसलिए इधर ग्रेटर देन ऑर्डर। रिड्यूसिंग करैक्टर की बात समझ आ गई भाई? किसी को हाइड्रोजन दो तो वो रिडक्शन होती है, तो ये किसी को हाइड्रोजन दो तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। वाटर हाइड्रोजन नहीं देता तो इसका रिड्यूसिंग पावर कम है, H2S आसानी से देता है तो मोर है, और H2T जो है वो तो और आसानी से दे देता है, तो उसकी वजह से वो और ज्यादा रिड्यूसिंग है। समझ लगे? ये हो गया बेटा। नाउ नेक्स्ट इज हैलाइड्स बेटा। हैलाइड्स देखो बेटा, जो हैलाइड्स हैं ये ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं, ये ऑक्सीजन फैमिली के जो हैं, दे फॉर्म नंबर ऑफ हैलाइड्स बेटा। क्योंकि आपको मालूम है, ये दे कैन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये हैलाइड्स हैं, ये दे कैन फॉर्म MF2 टाइप बेटा। MF2 का मतलब क्या होगा? डाई हैलाइड्स। ये सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, दे कैन फॉर्म डाई हैलाइड। दे कैन फॉर्म टेट्राहैलाइड बेटा, MF4। और ऑक्सीजन नहीं बनाता, ऑक्सीजन तो MF4 नहीं बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो सिर्फ 2 है, वो अपनी वैलेंसी को बढ़ा नहीं सकता है। OF4 नहीं हो सकता, SF4 हो सकता है, SEF4 हो सकता है, TF4 हो सकता है, ठीक है, PF4 हो सकता है। They can form MF6 also, MCl6, MF6 भी बना सकते हैं। MF6 में क्या मतलब है? ये देवल आपको बताया ना, जो सल्फर फैमिली है, ये जो ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने भी है बताया था, 2 वैलेंसी भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो 6 बॉन्ड भी बनाएंगे। SF2 भी होता है, SF4 भी होता है, SF6 भी होता है। दे फॉर्म 3 टाइप ऑफ हैलाइड्स, डाइहैलाइड्स, टेट्राहैलाइड्स एंड हेक्साहैलाइड्स। मेरी बात क्लियर होगी? दे फॉर्म द 3 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। हैलाइड्स जो हैं ये 3 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो ये वाला जो है SF2 वाला है, SEF2 है, TF2 है, ये जो है इनका स्ट्रक्चर तो ये है ना, सिंपल स्ट्रक्चर ये है SF2, ठीक है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सेम वही वाटर वाली OF2 भी है, ये OF2 भी है। ये H की जगह क्या बना दिया? वाटर लगा दिया, हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा दिया, और क्या है? यही है ना बात। और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, और इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर इज V शेप्ड, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो दूसरा जो है वो क्या है? SF4। SF4 की बताऊंगा। SF4 इसकी समझाता हूं।
SF4 सल्फर जो है इसका कन्फिग्रेशन लिखें 3s2 है 3p4 एंड 3d0। चलो सभी बताता हूँ, SF2 भी बता देता हूँ। इस वक्त इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जहां पर हैं, p में कितने बेटे 4 हैं, 1 2 3 और ये 4। d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, ये खाली पड़ा है बेटा। तो SF2 में कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है ना, ये 2 बॉन्ड है, तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन का रूल है, हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द वैलेंस शेल। और कब तक कंटिन्यू करता है, जब तक रिक्वायर्ड बॉन्ड नहीं पूरे हो जाते। ये तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, हाइब्रिडाइज करेगा, ये भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये बनाएगा 1 और 2, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगी किसकी, SF2 में, ठीक है। अब मैं SF4 की बात कर रहा हूं। SF4 में सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए, 4, तो सल्फर की एक्साइटेशन हो जाएगी। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, ज्योमेट्री इसकी क्या होती है, ट्राइगोनल टेट्राइडल। टेट्राइडल में क्या होता है, 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ये तो इसका लोन पेयर है ना, लोन पेयर, और ये भी इसका क्या है, लोन पेयर। इधर क्या है, 1 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, ये बॉन्ड बना ओवरलैप कर ले किससे, फ्लोरीन से, ये भी किससे कर गया, फ्लोरीन से, ये बन गया आपका। तो ज्योमेट्री तो वी शेप्ड बनी ना, क्योंकि ये लोन पेयर ज्योमेट्री में हिस्सा नहीं लेता, और ये लोन पेयर भी ज्योमेट्री में हिस्सा नहीं लेता। तो ज्योमेट्री में तो जे ले रहा है, जे ले रहा है, ज्योमेट्री में तो न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, ये तो कितनी वी शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे SF4 की। देखो बेटा SF4 में ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला जाएगा, तो फिर S क्या हो गया 3s2, P क्या हो गया 3p3 और J क्या हो गया 3d1। S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है। P में कितने हैं, 3 और D में कितने हैं, 1। हाइब्रिडाइजेशन यहां से स्टार्ट होनी है। बॉन्ड कितने हैं भाई, 4, SF4 में 4 बॉन्ड बनाए ना, तो फिर 1 2 3 4 बॉन्ड बना लेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। 1 S इन्वॉल्व हो गया, 3 P इन्वॉल्व हो गए, D, क्योंकि रूल है हाइब्रिडाइजेशन कहां से स्टार्ट होनी है, बेस से कहां तक जानी है, जब तक रिक्वायर्ड सिग्मा बॉन्ड नहीं पूरे। कितने सिग्मा है, 4, तो 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp3d। और आपको मालूम है जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो तो ज्योमेट्री पता है क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये ज्योमेट्री होती है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऐसे बनता है, ये ट्राइगोनल बना दो, ये सेंटर में 1 ये 2 ये 3, एक पिरामिडल इधर बना दो ऊपर, जहां मैं जरा ध्यान से सुनो, ऊपर ऐसे ऊपर, ठीक है, और एक इसके नीचे है। ध्यान से, ये 3 डायमेंशन में बता सकता हूं इसको सही, यानी एक ये ऊपर ऐसे ऊपर और एक इसके नीचे है, नीचे, समझा, इधर इसके नीचे समझा रही, इधर जैसे इधर है वैसे ऊपर है। तो यहां दिखा नहीं सकता, इसलिए एक इधर दिखा दिया इधर और एक इधर दिखा दिया। तो ये 3 एक प्लेन में है और ये ऊपर वाला अबव वाला प्लेन है और ये नीचे वाला प्लेन, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल। एक पिरामिडल ऊपर बन गया, एक पिरामिडल नीचे बन गया, इसलिए बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। लेकिन जो अभी बताया आपको sp3 डायरेक्शन, एक उसमें क्या है, लोन पेयर। अरे एक तो लोन पेयर है, तो फिर जहां पर लोन पेयर आएगा, जहां पर लोन पेयर आएगा, हाँ, ये थोड़ी लंबी बात है बेटा, हाँ, समझाने की कोशिश करता हूं। ये लोन पेयर वहां जाता है जहां एंगल बड़ा हो। देखो जहां एंगल कितना है, 120 का, और ये ऊपर वाला जो है वो एंगल कितना बना रहा है, 90 का, वो एंगल 90 का बना रहा है। तो अगर ये लोन पेयर इधर आएगा तो इसका, ये इनके नजदीक है, इसको रिपल्शन ज्यादा लगेगी।
लेकिन अगर लोन पेयर इधर डालता हूं तो ये इससे 120 दूर है, ये भी इससे 120 दूर है, तो फिर इसकी रिपल्शन कम होगी। इसलिए लोन पेयर इधर डाल दो या इधर डाल दो, एक ही बात है। तो जब ये लोन पेयर आ गया तो आपको मालूम है ये ट्राइगोनल तो नहीं रही अब, क्योंकि ये ज्योमेट्री में लोन पेयर हिस्सा नहीं लेता। तो ये पता है क्या ज्योमेट्री बनती है, इट बिकम सी सा स्ट्रक्चर। सी सा स्ट्रक्चर देखा नहीं, झूला, दो बच्चे बैठते हैं ना ऐसे, हैं ये ऐसे, हैं ऐसे, हैं और एक ये हो गया ऐसे, ये ऐसे हो गया, हैं और एक बच्चा, हैं ये झूला है भाई ऐसे, हैं ऐसे करके, ठीक है, और एक बच्चा इधर बैठा हुआ है झूले पे, एक इधर, हैं कभी वो नीचे आ जाता है वजन, कभी ये। कितने हैं, 1 2 3 4, हैं 1 2 3 4। ये उसी को समझ आएगी जिसने 11th में समझा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका सी सा स्ट्रक्चर हो गया बेटा, हैं कोशिश करना समझने की, हैं 11th की वो सी सा स्ट्रक्चर, हैं ये मतलब है। मैं इसको ऐसे बताता हूं, देखो ये हो गया, देखो ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं। ये है, ये ट्राइगोनल है, ये 3 हो गए ना, ठीक है, और छोटा कर देता इसको। एक्चुअली पढ़ाने के लिए मॉडल चाहिए। देखो ये हो गया, ये होगी ट्राइगोनल, लेकिन एक साइड जो है ये है ऐसे बीच में, ये बीच में ऐसे है, ये आपका पिरामिडल बन गया ऊपर और नीचे, ये ट्राइगोनल होगी 1 2 3, और ये पिरामिडल बीच में, ये बता रहा था ना, एक पिरामिडल ऊपर और एक पिरामिडल नीचे। जहां कोई एक लोन पेयर निकाल दो, सपोज ये निकाल दोगे, ये लोन पेयर सारे एक जैसे हैं, ये मेरी ट्राइंगल ये बराबर ही बनी, ये सारे एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, ये लोन पेयर खत्म हो गया और ये आपका सी सा स्ट्रक्चर बन गया, सी सा स्ट्रक्चर। ओके बेटा, रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वीडियो को रिवाइज करके सुन सकते हो।